ओके, लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी थी। कर्तव्य आप देख पाए थे क्या? नो सर। अभी सर मेरा 2-3 दिन से व्हाट्सएप में पता नहीं कुछ तो चल रहा है। अभी वो नया फोन लिया तो उसमें सब कुछ हो रहा है। आई विल सी आफ्टरवर्ड्स, लाइक वो सब कुछ हो जाएगा बराबर तो। ओके, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेंसिटिविटी, सॉरी, गैल्वेनोमीटर की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर की वर्किंग को डिस्कस किया था एंड कंस्ट्रक्शंस को। ठीक है। सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर एंड दूसरा पाइवोटेड गैल्वेनोमीटर। इन दोनों में बेसिकली पहले वाले में क्या है, सस्पेंडेड वाले में the current is directly proportional to current is directly proportional to phi angle of deflection upon sin theta. ठीक है। sin theta is the angle between magnetic field and the current dl vector। ठीक है। या एरिया का, एरिया ऑफ द कॉइल लूप जो होगा उसके नॉर्मल का डायरेक्शन और बी वेक्टर के डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल इज एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल इज थीटा। ठीक है। सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अभी पॉइंट क्या है कि इस साइन थीटा को एलिमिनेट करने के लिए वी हैव दिस रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड में, रेडियल फील्ड अगर रहता है तो साइन थीटा जो है वो हमेशा, थीटा ऑलवेज रिमेन्स 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेगा। साइन थीटा 1 हो जाएगा। आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। ठीक है। और दूसरा जो है, ये पाइवोटेड कॉइल वाले में भी सिमिलर चीज रहता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इट रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। field is always perpendicular to the, or it is radial, and therefore the theta component won't be, sorry, phi component will be only there, phi will be only there। sin theta जो होगा वो हमेशा यहाँ पर भी 1 रहेगा। therefore it is not there, so I becomes directly proportional to phi, जो कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन के फॉर्म में हमको दिखता है। ठीक है। अभी दूसरी चीज जो होती है वो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये है, इन दोनों में, ऊपर और नीचे वाले में, यानी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में, अगर ये कॉइल बाय एंगल फाई मूव करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो मीटर स्केल लगा होता है, इस मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है, दैट विल मूव बाय एन एंगल 2 थीटा 2 फाई। इज दैट ओके? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? 2 फाई का रहेगा। किस चीज का? जो यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इज दैट ओके? एंड दैट मीन्स बेसिकली कि मिरर हमारा हैज गॉट ट्विस्टेड बाय एंगल फाई। यानी अगर मिरर को हम ट्विस्ट करते हैं या टर्न करते हैं बाय एंगल फाई, तो हमारा इमेज रेडिएशन जो है, ये इमेज रिफ्लेक्टेड रे जो होता है, दैट गेट्स टर्न्ड बाय एंगल 2 फाई। इज दैट ओके? सो यहां पर रिफ्लेक्टेड रे का डिफ्लेक्शन कितना एंगल हुआ उसको डिवाइड बाय 2 करके वी ट्राई टू गेट द डिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, एंड दैट डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आई द करंट। इज दैट ओके? ओके। ओके। नेक्स्ट थिंग इज सेंसिटिविटी ऑफ galvanometer। Sensitivity of galvanometer is defined as given. Current sensitivity of galvanometer is defined as the deflection, oh, the sensitivity, current sensitivity of galvanometer is defined as deflection produced in galvanometer when a unit current flows through it। ठीक है।
So upon when a unit current is flowing through a coil, how much the galvanometer is getting deflected, that thing is called current sensitivity. Is that okay? Or phi by I is equal to n into area vector, yani modulus of area vector, upon sorry multiplied by B vector का modulus magnetic field strength upon C. This thing is referred as this phi upon I is referred as current sensitivity. Deflection per unit current, per unit current. 1 ampere करंट पर जितना डिफ्लेक्शन होगा दैट इज फाई, और वो फाई को करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे. या मान लो करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहे हैं और एंगल मूवमेंट जो हो रहा है दैट इज 50 रेड सॉरी से फॉर एग्जांपल 0.2 रेडियन हो रहा है, तो 0.2 रेडियन डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 0.04 रेडियन विल बी करंट सेंसिटिविटी. 04 radian per ampere, that will be my current sensitivity. Is that okay? ये बात समझ में आ रही ओके. है? यहाँ पर डिफरेंट सिंबल्स के मतलब क्या क्या है. n is the number of turns, ठीक है. a is modulus of area vector, that is area of the coil. b is magnetic field, strength of magnetic field, and c is just constant. ठीक है. c कांस्टेंट जो है ये ऊपर आ रहा है, NIAB इज इक्वल टू C फाई. ये C जो आ रहा है टॉर्क से बेसिकली आ रहा है. दिस इज समथिंग रिलेटेड टू देखो कोई भी रोप या स्ट्रिंग हम लेते हैं, ठीक है, उसको ट्विस्ट कर सकते हैं हम. वाइंडिंग अनवाइंडिंग, वाइंडिंग अनवाइंडिंग मतलब उसको ट्विस्ट करते हैं हम ना. ट्विस्ट करने का मतलब बेसिकली क्या हुआ यार, देखिए ये है स्ट्रिंग हमारा, इसको ऐसे घुमाएंगे तो ट्विस्टिंग हुआ ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है. अभी इतना ट्विस्ट किया हमने तो 90 डिग्री ट्विस्ट हुआ ये, या 40 डिग्री, जितना डिग्री भी हुआ, इतने डिग्री को ट्विस्ट करने, इतने डिग्री से ट्विस्ट करने के लिए मुझे कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ा. तो बेसिकली पर डिग्री ट्विस्टिंग के लिए मुझे जितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ रहा है दैट थिंग इज सी, टॉर्क पर डिग्री डिफ्लेक्शन या पर डिग्री ट्विस्टिंग. और उस टॉर्क पर डिग्री ट्विस्टिंग में फाई एंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट द टोटल टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर फाई एंगल ऑफ ट्विस्टिंग. इज दैट ओके? Yes. C is called torsional constant. This C is called torsional constant of the wire. Okay. ठीक है. So I by phi, which is current sensitivity, is nothing but NAB by C. So ये चीज हम एक नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में. फॉर्मूलेज हम नोट कर रहे हैं क्या बाय एनी चांस? हाँ. ओके. पिछले वाले पेजेस पर जो फॉर्मूले थे उसको नोट किया था आपने? ओके. सर 0.04 रैड क्या है? क्या बेटा? सॉरी. 0.04 रैड क्या है? अरे वो कुछ नहीं था, एक एग्जाम्पल लिया था मैंने. ठीक है. मैंने ये बोला था कि हाँ. अगर मेरा सॉरी, नहीं नहीं नहीं, हाँ. हाँ 0.5 एम्पियर करंट की वजह, सॉरी 5 एम्पियर करंट की वजह से अगर मेरा डिफ्लेक्शन जो है पाई
that happens to be 0.2 radian, ठीक है, phi, which is deflection by which the wire is getting twisted, if that is 0.2 radian, and current flowing through it is 5 ampere, then sensitivity will be, current sensitivity will be, sensitivity will be 0.2 divided by 5, that is 0.0004 radian per ampere. Is that okay? And this Yes. current sensitivity, that is phi upon I, this will be equal to NAB upon C, where N is number of loops in the coil, Yes. कितनी बार वाइंडिंग को या कॉइलिंग को कितनी बार किया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ टर्न्स in coil. A is area of coil and B is magnetic field strength. Magnetic field strength. Or so गैल्वेनोमीटर्स के रिगार्डिंग हमारे पास क्या क्या है चीजें, गैल्वेनोमीटर हमारे पास, गैल्वेनोमीटर 3 टाइप के हैं या 2 टाइप के हैं, मूविंग कॉइल एंड दूसरा है पाइवट, सॉरी मूविंग कॉइल तो दोनों ही है, एक होता है सस्पेंशन एंड दूसरा होता है पाइवट। सस्पेंशन के अंदर में 2 चीजें हैं, एक नॉर्मल सस्पेंडेड और दूसरा है उसमें मॉडिफाइड वन, दैट इज ए रेडियल फील्ड। तो इसमें बेसिकली 2 तरह के मैग्नेट्स हम यूज कर सकते हैं, सिलिंड्रिकल या बार मैग्नेट और रेडियल फील्ड। और पाइवट वाले में इट इज ऑलवेज रेडियल फील्ड मैग्नेट। बार मैग्नेट के केस में अगर बार मैग्नेट हम यूज कर रहे हैं तो I current is directly proportional to phi upon sin theta. The actual expression is I ये टॉर्क का इक्वेशन रहता है, 2 टॉर्क रहते हैं, एक टॉर्क होता है C इंटू फाई एंड दूसरा टॉर्क जो रहता है वो रहता है NIAB sin theta. So therefore I will be equal to C phi upon N A B sin theta. Is that okay? C torsional constant, C क्या है यहाँ पे, torsional constant, NAB number of loops, A area, B magnetic field और sin theta
angle between theta is angle between area वेक्टर एंड बी वेक्टर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जैसे देखो ये अगर कोई लूप है, इसका एरिया क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी कमिंग टुवर्ड्स अस और गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर ऐसे है तो इट विल आइदर बी गोइंग टुवर्ड्स राइट और गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट। ये डिसाइड कैसे होगा, वेदर इट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो इट इज गोइंग टू टुवर्ड्स अस, क्लॉकवाइज रहेगा तो अंदर जाएगा। यहाँ पर भी अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इट इज गोइंग टू बी दिस वे एरिया वेक्टर, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इट विल बी अदर वे राउंड, बाहर की तरफ। राइट हैंड थंब रूल से बेसिकली हम इसको करते हैं, और जिस तरफ हमारा थंब पॉइंट करेगा उस तरफ हमारा एरिया के नॉर्मल परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर रहेगा। एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल इज थीटा। अच्छा, रेडियल फील्ड में क्या हो जाएगा, दिस थीटा एंगल बिकम्स ऑलवेज इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस बिकम्स आई इज इक्वल टू सी फाई अपॉन एन ए बी। और करंट सेंसिटिविटी जो कि बाद में पढ़ना है, वो फाई बाई आई इज इक्वल टू एन ए बी बाई सी हो जाता है। ठीक है, अभी फाई हमारा क्या रहेगा, अगर I इज इक्वल टू सी फाई बाई एन ए बी है तो फाई इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी बाई सी। ठीक है, रेडियल फील्ड में थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर, इज ऑलवेज 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री। ये क्यों रहेगा, क्योंकि फील्ड जो होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल्स ऐसे पड़े रहेंगे, और यहाँ पर सॉरी ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा, और यहाँ पर हमारा कॉइल सस्पेंडेड रहेगा, और इसी को टर्न अराउंड करना है। तो दिस बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस एरिया जो रहेगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर भी, तो हर जगह परपेंडिकुलर होने की वजह से साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी always, and this becomes equal to this, and same will be the case in the case of pivoted, that is radial field। यहाँ पर भी I is going to be equal to C phi, बस C की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, NAB। C की वैल्यू जो होगी वो इस C से, सस्पेंडेड वाले में क्या होता है कि आपका ये सस्पेंशन वायर जो होता है इसका C देखना होता है, पिवटेड वाले में एक्चुअली हमारा C जो होता है ना, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू, उसका डिजाइन पहले देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा। इसमें एक स्प्रिंग से अटैच्ड होता है इसका इंडिकेटर। सो जो NAIB टॉर्क है, ये सस्पेंडेड वाला है, जिसमें वो सस्पेंडेड वायर को घूमना है, टर्न होना है, एंड उसमें स्ट्रेस क्रिएट होना है, उससे हम इक्वेट करते हैं। पाइवटेड वाले में क्या है, ये दिख रहा है हम लोग को डायग्राम, दिस इज पाइवटेड केस। इसमें ये स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग की वाइंडिंग अनवाइंडिंग से ये जो इंडिकेटर है हमारा, ये मूव करेगा, पॉइंटर जो है वो मूव करेगा। तो यहां का C जो होगा दैट विल बी रिलेटेड टू KX फॉर्म। ये K बेसिकली C के फॉर्म में काम करेगा। ये जितना डिफ्लेक्ट करेगा उतना स्प्रिंग की वाइंडिंग या अनवाइंडिंग होगी। ठीक है, जितनी वाइंडिंग अनवाइंडिंग होगी दैट इज गोइंग टू बी X मल्टीप्लाइड बाई K, दैट विल बी द फोर्स, एंड उससे हमारा टॉर्क निकलेगा। इज दैट ओके? तो C का वैल्यू जो होगा दैट इज गोइंग टू बिकम बिट डिफरेंट, बट देयर इज गोइंग टू बी अ टॉरिशनल कांस्टेंट ओवर हियर। हाँ, वो टॉरिशनल कांस्टेंट किस चीज का रहेगा, स्प्रिंग के वाइंडिंग अनवाइंडिंग का रहेगा, rather देन। और ये स्प्रिंग कैसा होगा, स्पाइरल स्प्रिंग होगा। स्प्रिंग कई एक टाइप के होते हैं, सर्कुलर वाले होते हैं,
सिलिंड्रिकल वाले होते हैं जिनको हम कॉम्प्रेस करते हैं, और स्पाइरल भी हो सकते हैं जो क्लॉक वगैरह में होता है या टॉय कार्स वगैरह में होता है, ठीक है, जिसमें चाबी वगैरह दे करके हम चलाते हैं, वैसे टॉय कार में स्पाइरल स्प्रिंग्स हम यूज करते हैं। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? yes sir. ओके, हाँ, नेक्स्ट थिंग इज जो यहाँ पर था, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमको लिखना है वो है सेंसिटिविटी का, वो हम नोट कर लें। सेंसिटिविटी इज current sensitivity is equal to phi deflection upon I, that will be equal to NAB upon C, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न A, area, B, magnetic field upon C, torsional constant। और इसको डिफाइन करेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट पास। Is that okay? Voltage sensitivity of a galvanometer. Next thing is voltage sensitivity of a galvanometer is defined as deflection produced in galvanometer when a unit voltage is applied across its coil. So अगर कोई एक coil है उसके across if I am putting unit volt का potential difference, some current will flow through it depending upon the resistance of the coil. So I will simply be equal to V upon R. This is I. Now phi by I will be phi up into R by V. Is that okay? yes And sir. this will be equal to NAB upon C. Phi by V will be equal to NAB upon C into capital R. यूनिट वोल्टेज पर जितना डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस is equal to voltage sensitivity of galvanometer, and it is simply NAB upon C into R. R is the resistance of the coil. Is that okay? तो करंट सेंसिटिविटी के बाद दूसरी चीज है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी के बाद दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू pi upon V, and that is nothing but NAB upon C into R, and this is angle of deflection per unit
per unit potential difference. Is that okay? ये बात क्लियर है? Yes, sir. Okay. Next thing is okay. यहाँ पर एक छोटी सी चीज और भी दी हुई है, बेसिकली टर्मिनोलॉजीज है जिनके ऊपर हमको ध्यान रखना है। मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है? मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज बेसिकली इनवर्स ऑफ करंट सेंसिटिविटी। Is that okay? Phi by I is current sensitivity और merit of galvanometer I by phi है। Is that okay? तो ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग करंट सेंसिटिविटी you may be asked the current sensitivity indirectly, ठीक है। merit of galvanometer is या करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर ना दे करके मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर दे दिया गया और फिर कोई एक पैरामीटर आपको ढूंढने के लिए बोल दिया गया। मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज I by phi which is equal to 1 by current sensitivity and it will be equal to C upon MA. Next subtopic is conversion of galvanometer in ammeter. तो देखो गैल्वेनोमीटर को ammeter में कन्वर्ट करना होता है, we just do one thing, we connect some shunt resistance, ठीक है, in parallel to the galvanometer. गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेसिस्टेंस हम ऐड करते हैं। रीजन क्या होता है? जब गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये देखा था, डिस्कस किया था कि बहुत हाई करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू नहीं फ्लो करना चाहिए, अदरवाइज heat produced in the galvanometer is too high, becomes too high, and that may lead to the burning of galvanometer. So depending upon the sensitivity of galvanometer, we just allow a small amount of current to be flown through the galvanometer arm, whereas remaining current flows through the shunt resistance. Is that okay? अब देखो पॉइंट ये है कि दो चीजें अगर या दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में प्लेस्ड हैं तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम रहेगा। इज दैट ओके? दोनों में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव रेसिस्टेंस। जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उधर से ज्यादा करंट फ्लो करेगा और जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उधर कम करंट फ्लो करेगा। इज दैट ओके? Yes, sir. I1 is equal to V by R1 and I2 is equal to V by R2, यही होगा ना? तो जिसके R की वैल्यू ज्यादा होगी उधर करंट कम फ्लो करेगा और टोटल करंट तो एनीवे सेम फ्लो करना है। अभी पॉइंट क्या है कि अगर I1 को मुझे छोटा करना है, I1 को अगर छोटा करना है तो मुझे क्या करना होगा? I2 को बड़ा करना पड़ेगा और I2 को बड़ा करने के लिए R2 को छोटा करना पड़ेगा। इज दैट ओके? Yes, sir. R2 मेरा ये शंट रेसिस्टेंस है और ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है। तो शंट रेसिस्टेंस जितना छोटा करेंगे हम, गैल्वेनोमीटर की तरफ से करंट उतना कम फ्लो करेगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके।
Okay, if I is the total current flowing और ये वाला I galvanometer है, तो I2 will simply become I minus IG. Is that okay? पोटेंशियल डिफरेंस G गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस है दैट इज G, therefore IG current through that arm or arm of galvanometer into G, the resistance of galvanometer, that gives the potential difference between these 2 points. That should be equal to I minus IG into S. Is that okay? इस वाले आर्म में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इस वाले आर्म में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट मस्ट बी इक्वल, एंड फ्रॉम देयर वी गेट, सॉल्विंग करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस माइनस आई जी कैपिटल एस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आई जी इंटू जी प्लस एस इज इक्वल टू आई एस. Therefore, Ig is equal to, yeah, Ig upon I is equal to S upon G plus S. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है? This means only S by S plus Gth part of the total current will flow in the coil of the galvanometer. Again, from equation 1, we have S is equal to, यहां से क्या आएगा, S is equal to IG into capital G divided by I minus IG. So shunt resistance हम कितना यूज करेंगे? Shunt resistance will be current flowing through a galvanometer divided by total current minus current in galvanometer multiplied by resistance of galvanometer. Is that okay? If current IG in the coil produces a full scale deflection, मतलब देखिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अगर मैं IG करंट पास करता हूं तो मेरा डिफ्लेक्शन जो है दैट बिकम्स, जितना कंप्लीट डिफ्लेक्शन हो सकता है वो पूरा डिफ्लेक्शन हो गया उसके अंदर 100%, राइट? कैलिब्रेशन जो है मेरा, जैसे यहां पर हम देखते हैं, इधर देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को, ये मान लो ये मेरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए या इधर 60 डिग्री डिफ्लेक्शन के लिए, एंड दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आई कैन अचीव, इसके लिए मान लो जो करंट चाहिए मेरा दैट इज 0.8 एम्पियर, ठीक है? सो IG becomes 0.8 एम्पियर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन. फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब 60 डिग्री विच इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉसिबल, उसको अटेन करने के लिए द करंट विच आई रिक्वायर इज 0.8 एम्पियर. सो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर IG फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 0.8 एम्पियर. इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? मतलब समझ में आ रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब क्या है? जो मैक्सिमम क्लास चल रहा है इधर. जो मैक्सिमम पॉसिबल डिफ्लेक्शन है उसके लिए what current is required in galvanometer, that's called full scale deflection current. Then current I in the circuit correspond to full scale deflection, and I is the current corresponding to full scale deflection. Okay, so see IG 0.8 एम्पियर अगर मेरा फुल डिफ्लेक्शन करंट है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, दिस इज IG. अब कुछ पार्ट जो होगा मेरा वो दूसरे वाले आर्म से जाएगा, शंट वाले से, व्हाटएवर इट माइट बी. अगर टोटल करंट मेरा I है विच मे बी आई कैन टेक एज 8 एम्पियर और 10 एम्पियर, ठीक है, तो इस आर्म में कितना करंट गया, 0.8 इधर गया तो इधर 9.2 एम्पियर जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? ये मेरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए करंट है. शंट की वैल्यू मेरी कितनी रहेगी, अगर G की कैपिटल G की वैल्यू मुझे पता है तो आई कैन फाइंड द शंट विच आई हैव यूज्ड.
आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल लिया हुआ है. सपोज sir. करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन. टू कन्वर्ट इट इनटू ammeter ऑफ रेंज 10 एम्पियर. द रेंज इज 10 एम्पियर. रेंज का मतलब है यहाँ पे करंट आई 10 एम्पियर जब हो तो मेरे गैल्वेनोमीटर में से द करंट विच शुड पास मस्ट बी इक्वल टू 1 एम्पियर. इधर 10 एम्पियर होगा तो इधर करंट क्या आना चाहिए? 1 एम्पियर आना चाहिए, सो दैट फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिले. इज दैट ओके? तो S by G का रेशियो क्या होगा? दैट इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. When current in the circuit is 10 ampere, only 1 ampere flows in the coil. Coil मतलब galvanometer. The rest passes through the shunt. Substituting Ig is equal to 1 ampere. ये रिलेशन में Ig is equal to 1 ampere. 10 minus 1 9 हो गया. So 1 by 9 is equal to S by G. Shunt upon galvanometer का रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए? 1:9 होना चाहिए. शंट कितना होना चाहिए? अगर 1 ओमेगा है, सॉरी गैल्वेनोमीटर का अगर 9 ओमेगा है रेसिस्टेंस, तो शंट कितने का यूज करेंगे? 1 ओमेगा का. अगर गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस 18 है तो शंट कितने का यूज करेंगे? 2 ओमेगा. इज दैट ओके? Yes, sir. Okay, we'll just have a look at few questions on this before एक moving. मिनट से ऊपर का फॉर्मूला दिखाओगे? हाँ, ये फॉर्मूला नोट कर लो. इट्स सिंपल एक्चुअली. ये वाला डायग्राम हमको, एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ. ये वाला डायग्राम हमको याद रहना चाहिए. ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है. जब हम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू ammeter. और इन चीजों पर क्वेश्चन आते हैं जनरली. गैल्वेनोमीटर टू ammeter. सबसे पहले क्या है? ammeter. सबसे पहला चीज क्या है? galvanometer and shunt resistance are connected in parallel. Is that okay? दूसरी चीज, अब डायग्राम हम बना लेते हैं. ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, डिफ्लेक्शन है जी इसका है. इधर से ये शंट रेसिस्टेंस एस और ये मेरा सिमेट्रिक गैल्वेनोमीटर डॉटेड स्फीयर. ठीक है, जिसमें जी मेरा रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, एस मेरा रेसिस्टेंस ऑफ शंट. जी इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, S is equal to shunt resistance, I total current, Ig, current in galvanometer R. Therefore, I minus Ig, current in shunt R, potential difference across shunt R is equal to potential difference across galvanometer R
therefore, or that implies Ig into capital G is equal to I minus Ig into S. That implies पहला चीज इक्वेशन 1 हो गया, इससे S upon G is equal to Ig upon, अंदर ही है सर, अंदर है, Ig upon I माइनस Ig, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन इसी से हमारा आ सकता है Ig is equal to I into S, या I into S divided by G plus S, ठीक है। सो ये दो हमारे एक्सप्रेशंस, एक सेंसिटिविटी फाइंड कर, सॉरी, एक शंट रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए होता है और दूसरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन से सर्किट करंट फाइंड करने के लिए। सर्किट करंट है तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, आईजी कितना होगा, वो फाइंड करने के लिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन अगर दिया हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन और करंट दिया हुआ है, मान लो जैसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है कि 70 डिग्री है, एंड उस टाइम पे करंट आईजी जो है दैट इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर, और ये बोला गया है कि सर्किट में करंट है कुछ 6 एम्पियर, करंट है 1 ओमेगा, गैल्वेनोमीटर का है मान लो 4 ओमेगा, तो 4 + 1 5 हो गया, 1/5 इज 0.2, करंट आई 6 एम्पियर था मेरा, 6 एम्पियर था, तो आईजी कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 1.2 एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन 0.8 एम्पियर है और मेरा 0.12 एम्पियर आईजी फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये कम होता, जैसे ये 1/5 ना होकर के 1/10 होता, जैसे ये जी की वैल्यू 9 ओमेगा रहती, तो 1/10 हो गया, ये 0.1 हो गया, ये अब कितना हो गया, 0.6 एम्पियर हो गया। 0.8 एम्पियर पर 70 डिग्री, तो 0.6 एम्पियर पर कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा अपने को, 70/0.8 इंटू 0.6, दिस विल बी 3/4, 210/4, दैट इज 52.5 डिग्री। इज दैट ओके? सो इस तरह के कैलकुलेशंस आएंगे हम लोगों को करने के लिए। फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है, जितना पॉसिबल है डिफ्लेक्शन इन आवर गैल्वेनोमीटर उतना का डिफ्लेक्शन मुझे मिल रहा है, और वो किस करंट पर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। तो सर शंट का फॉर्मूला क्या है फिर? किसका बेटा? शंट का। शंट का फॉर्मूला यही है, यहाँ पर अगर ये बाकी पैरामीटर्स दिए रहेंगे, टोटल करंट आईजी एंड जी, तो एस निकल जाएगा। शंट का अपना कोई मतलब रिलेशनशिप है, उसका अलग से फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वो हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है जो कि डाल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन यूजेबिलिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। यहां पर ये कैपिटल आई कितना फ्लो कर रहा है मेरे मेन सर्किट में, ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में एड एज अ मीटर कर रहा हूं, तो मुझे करंट ढूंढना है इन द सर्किट, ठीक है। अब उस सर्किट में अगर करंट मान लो 100 एम्पियर फ्लो कर रहा है और मेरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 एम्पियर ही है, तो मुझे 99 एम्पियर जो है वो पास कराना होगा शंट के थ्रू। फिर मेरे को सब पूछना पड़ता है, फिर मेरा क्लास चल रहा है, उसको भी कैसे देखूं, तो इसलिए मैं लिख के दे जाती हूँ। ठीक है क्या आप, ठीक है ठीक है। क्या हुआ आदित्य? पूछ रहे सर, वो मेरा भाई मेरा टेस्ट का कुछ ऐसे टेस्ट अच्छा ले रहा अच्छा, था। ठीक है ठीक है, ओके।
तो मैं जनरली ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था कि सपोज करंट इन सर्किट इज 100, करंट इन सर्किट इज 100 एम्पियर, ठीक है। फुल फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट of galvanometer is equal to 2 एम्पियर, ठीक है। जी का रेसिस्टेंस जो है दैट हैपेंस टू बी, मान लो दिया हुआ है 10 ओमेगा, तो व्हाट शंट शुड बी यूज्ड, एस कितना का यूज करेंगे, ठीक है। सो द सिंपल आइडिया इज कि यहां पर जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो 100 एम्पियर है। अब जो आईजी मेरा फ्लो करना चाहिए वो मैक्सिमम 2, आईजी मैक्स क्या हो सकता है मेरा 2 एम्पियर हो सकता है। इससे ज्यादा अगर डालेंगे तो क्या होगा, जल जाएगा गैल्वेनोमीटर मेरा, राइट। तो शंट रेसिस्टेंस में क्या यूज कर, सो यहां से करंट मेरा 98 एम्पियर फ्लो करना है। अब शंट अपॉन गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस इज नथिंग बट आईजी अपॉन आई माइनस आईजी। IG is 2 ampere and this is 98 ampere, so 1/49 हो गया, ठीक है। S की वैल्यू निकालनी है मुझे और G है 10, तो इट विल बिकम 10/49 ओमेगा, which is approximately 2.02 ओमेगा, right? यस सर, समझा सर। ठीक है ना। एक सेकंड ये डिवाइड करके देख लो, 2.02 0.202 आ रहा है, 0.22 आ रहा है। एक सेकंड, 0.02 इंटू 49 इज इक्वल टू 0.98। 0.2 का मतलब 9.8, 0.2 बचा, हम्म, 0.204 हो, ठीक है। 0.204 omega will be the shunt resistance which has to be used so that my this thing works properly. Is that okay? यस सर। Coming further down, अगला चीज ये होता है इसमें, अच्छा यहाँ पर टोटल रेसिस्टेंस क्या रहेगा, तो चूंकि गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों ये में है पैरेलल में, तो द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ आवर मीटर विल बी 1/RA इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S, और RA इज इक्वल टू GS बाई G प्लस S विच इज लेस देन S। शंट से छोटा रेसिस्टेंस रहेगा उसका। रेसिस्टेंस ऑफ आवर मीटर इज वेरी स्मॉल, फॉर एन आइडियल ammeter it is 0 in the circuit, so 0 होने के लिए क्या करना होगा, S has to be very very small। S जितना स्मॉल होगा, हमारा आइडियल ammeter जो है, आइडियल रेसिस्टेंस ऑफ ammeter को, रेसिस्टेंस ऑफ ammeter विल बी दैट मच क्लोजर टू द 0 वैल्यू, ठीक है। S जितना 0 के क्लोज होगा, शंट रेसिस्टेंस जितना छोटा होगा उतना ही RA का वैल्यू छोटा होगा, ठीक है। आइडियल अगर हमको बनाना है तो शंट को क्या लेना पड़ेगा, 0 ले लेना पड़ेगा। 0 ले लेंगे तो RA ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। मेकिंग सेंस? हायर द रेंज ऑफ ammeter, लोअर इज द वैल्यू ऑफ शंट। शंट जितना छोटा होगा, रेंज ऑफ ammeter जो होगा उतना बड़ा होगा, यानी S जितना छोटा होगा, ये वाला करंट जो हम फ्लो कर रहे हैं उतना बड़ा हो सकता है। जैसे अभी 100 एम्पियर किया था हमने, जब शंट 0.204
ओमेगा है। और गैल्वेनोमीटर का कितना था रेसिस्टेंस, लिया था हमने, अभी लिया था ना, कितना लिया था, 10 ओमेगा लिया था। ये 10 ओमेगा है और ये इतना छोटा हुआ, तो यहाँ पर आई करंट जो हम फ्लो करा सकते हैं वो 100 एम्पियर करा सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको और छोटा कर दे, मान लो 0.1 कर देते हैं ओमेगा, तो ये वाली वैल्यू जो टोटल करंट सर्किट में फ्लो कर रही है ये और बढ़ा सकते हैं, मे बी 1000 एम्पियर करंट तक को भी हम मेजर कर सकते हैं। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये जितना बड़ा करंट को हम मेजर करेंगे दैट मींस रेंज ऑफ माय गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीजिंग बाय दैट मेनी फोल्ड्स, या उतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो अगर यहां पर करंट हम 1000 एम्पियर तक फ्लो करा सकते हैं, तो 0 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक के का मेजरमेंट हम ले सकते हैं अपने गैल्वेनो उस आमीटर से, ठीक है। अगर 0 से 500 एम्पियर तक को मैं मेजर कर सकता हूं इस नेट करंट को, तो आई एम गोइंग टू से my range is 500 ampere and this ammeter can measure up to 500 ampere. Making sense? Next thing is lower the range of ammeter, higher is its resistance. जितना रेंज कम रहेगा, यानी टोटल करंट आई जो फ्लो कर रहा है सर्किट में जितना कम रहेगा, दैट मींस टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द galvanometer is that much higher. Is that okay? जितना कम करंट फ्लो, टोटल करंट की वैल्यू जितनी कम रहेगी, रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर उतना ज्यादा रहेगा। दे आर काइंड ऑफ, यू कैन से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होना है दैट हैज टू बी कांस्टेंट गोइंग थ्रू दिस आर्म और दिस आर्म, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना है। देयरफॉर टोटल करंट जितना छोटा होगा, टोटल करंट जितना छोटा होगा, total resistance of ammeter will be that much smaller, RA उतना small होगा। The next thing is conversion of galvanometer into voltmeter. Voltmeter में जब इसको convert करते हैं तो galvanometer और shunt resistance, ठीक है, या resistance, we add them in series and we attach this entire arrangement parallel to the actual resistance जिसका हमको potential difference पता करना है। Are we getting this arrangement? ये जो रेसिस्टेंस है इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता करना है। व्हाट वी डिड, गैल्वेनोमीटर लिया और इसके सीरीज में ये रेसिस्टेंस को हमने प्लॉट किया। वी एडेड द गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विद द इन सीरीज कनेक्शन विद द गैल्वेनोमीटर। इस आर्म से करंट IG फ्लो कर रहा है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, G प्लस R इंटू IG, G plus R into IG will be the potential difference between point A and B, और जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वहीं यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। इज दैट ओके? ओके। अभी यहां पर क्या है, इसको मुझे अगर मेजर करना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक है, मान लो V बहुत ज्यादा बड़ा है और उसको मुझे मेजर करना है अपने गैल्वेनोमीटर से, तो मुझे ये रेसिस्टेंस क्या लेना होगा, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस तो फिक्स्ड और स्मॉल रहेगा, जैसे 10 एम्पियर के आसपास, 10 ओमेगा के आसपास रह रहा था, वैसे यहाँ पर भी 10 ओमेगा रहेगा। मान लो अब मुझे 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है, तो IG विच इज अ स्मॉल करंट मल्टीप्लाइड बाई G प्लस R क्या होना चाहिए, 1000 वोल्ट होना चाहिए। IG जनरली क्या है, 1 एम्पियर के रेंज में है, ठीक है। G कितना है, 10 ओमेगा है, तो R कितना होना चाहिए, 990 ओमेगा होगा, तभी तो ये 1000 वोल्ट हो पाएगा ना। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। ये बात समझ में आई?
सो हाँ गैल्वेनो सर। यहां पर क्या ध्यान में रखना है आपको कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर अगर मुझे बनाना है तो आई हैव टू अटैच द गैल्वेनोमीटर in series with a external with a resistance या shunt resistance को यहां पर सीरीज में हमको डालना है and the value of shunt resistance has to be higher और resistor of high resistance in series अगर हम यूज करते हैं तो my system is or my galvanometer is going to behave as a good voltmeter. ठीक है, यहां पर करंट IG इज इक्वल टू V अपॉन G प्लस R. V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस R. IG इंटू G प्लस R इज इक्वल टू V. ठीक है ना? यस सर। Therefore, V by G plus R is equal to IG. That is what given over here. और G plus R is equal to V by IG और R is equal to V by IG up minus G. तो ये सिंपल सा इक्वेशन है जिसको हमको ध्यान में रखना है. If current IG in the coil produces a full scale deflection, then for potential difference V between point A and B, there will be a full scale deflection. Thus, on connecting a resistance R of the above value in series with galvanometer, the galvanometer will become a voltmeter acting between range 0 to V volt. For the voltmeter, a high resistance is connected in series with galvanometer, and so the resistance of voltmeter is very high compared to that of the galvanometer. ammeter बनाने के लिए क्या करना था हमको? लो रेसिस्टेंस पैरेलल में डालना था. ठीक है, और वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करना है? हाई रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में डालना है. ये पॉइंट हमारे दिमाग में रहना चाहिए. एमीटर के केस में क्या है? लो रेसिस्टेंस एज अ शंट हमको पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर डालना है. ठीक है, और गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर बनाने के लिए क्या करना है? हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर बनाना डालना है. इज दैट ओके? सीरीज में डाल रहे हैं तो रेसिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन resistance of galvanometer, and resistance of voltmeter is equal to the resistance which we added plus resistance of galvanometer. Thus RV is much greater than G ka resistance, that is galvanometer ka resistance. Resistance of voltmeter is very high. For an ideal voltmeter it should be infinite, और infinite होने के लिए R की वैल्यू infinite होनी पड़ेगी, तब वो आइडियल गैल्वेनोमीटर आइडियल वोल्टमीटर बने. Voltmeter is connected in parallel, hence potential difference between 2 points is not changed. Higher the range of voltmeter, the higher will be the resistance R which we have to use in our use with the galvanometer. Voltmeter of the lower range had lower resistance than voltmeter of higher range. हायर रेंज का वोल्टमीटर बनाना है तो R जो ऐड करना होगा वो क्या होगा? बड़ा R यूज करना पड़ेगा हमको. Whereas लोअर रेंज का बनाना है तो छोटा R यूज करना होगा. इज दैट ओके? ये बात क्लियर है? हाँ सर। विल नाउ टेक अप फ्यू क्वेश्चंस, जस्ट 2-3. रेस्ट हम कल करेंगे. और कल 1 बजे से आप लोग फ्री है ना? कर्तव्य आप हाँ 1 सर। बजे से अवेलेबल हाँ होंगे? हाँ, हाँ। तो मैं अराउंड 1 बजे से ही लेक्चर चालू करूंगा. तो मैं 1 बजे घर पे आता हूँ तो फिर लंच करके आप 1:30 को ले सकते हो. ठीक है, चलेगा. 1:30 से करते, बट नॉट लेटर देन 1:30. ओके ठीक है, सर. ओके. A square coil of side 10 centimeter. A square coil of side 10 centimeter consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. क्या क्या information दिया हुआ है? We have 3 informations given. Coil is a square of side 10 centimeter, तो area क्या हो जाएगा इसका? 0.1 into 0.1, SI unit में 0.01 meter square, right? It has how many turns? 20 turns. तो कैपिटल N की वैल्यू क्या हो गई? 20.
it carries a current of 12 ampere. So I is equal to 12 ampere. The coil is suspended vertically and normal to the plane of the coil makes an angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field. Magnetic field का अगर direction ये है तो normal of the coil जो है that is looking something like this. ठीक है, ये ऐसे आएगा. तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? ये 30 डिग्री है, यानी थीटा का वैल्यू क्या है? 30 डिग्री. इज दैट ओके? ये एरिया वेक्टर है हमारा और ये बी वेक्टर है. ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री है. And the magnitude is of B vector is 0.8 Tesla. Mod field vector is 0.8 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? So torque is going to be equal to NIAB sin theta. That was the formula. N is number of turns, I is current, A is area, modulus of area, B is modulus of B vector and theta is angle between B vector and A vector. So सबकी वैल्यू लिख देंगे 20 into current is 12, A is 0.01 into B is 0.8, sin 30 is 1/2. प्रोडक्ट करके टाउ हमारा आ जाएगा which will be न्यूटन मीटर. ठीक है, 0.4 हो गया, ये गया 2 4 जा 8 हो गया, 8 into 12 96 हो गया into 0.01 that becomes 0.96 न्यूटन मीटर. इज दैट ओके? ये दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है हम लोगों को. कर्तव्य एंड आदित्य. यस सर. यस सर, दिख रहा है. ओके, दैट इज हाउ दिस हैज बीन सॉल्व्ड. तो बेसिक चीज है इसमें क्या कि आपको फॉर्मूले जो है वो याद रहने चाहिए. यहाँ पर छोटा m यूज किया हुआ है. कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है छोटा m क्या था. फर्स्ट डे को लेक्चर में बताया था मैंने. दिस वाज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल, राइट? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉइल. इसकी वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज I into A. A is area vector, I is करंट. मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है. आई तो स्केलर है बट ए एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो. ठीक है, इज दैट ओके? अच्छा, इसमें एन का भी कंपोनेंट रहता है. अगर एक टर्न है तो ये आई ए रहेगा. एन टर्म्स है, एन टर्न्स है, तो इट विल बिकम एन इंटू आई इंटू ए. दैट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट. ठीक है, n इज इक्वल टू 1 है तो सिर्फ आई ए, नहीं तो एन आई ए विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ सर्कुलर कॉइल हैविंग 30 टर्न्स. ठीक है, रेडियस 8 सेंटीमीटर, कैरिंग अ करंट 6 एम्पियर, सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 1 टेस्ला. The field lines make an angle of 60 degree with the normal of the coil. Calculate the magnitude of counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. तो बेसिकली उस पर काउंटर टॉर्क कितना देना पड़ेगा? जितना वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. अगर कोई चीज पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है तो उसको मूव नहीं करने के लिए, रोटेट नहीं करने के लिए हमको उल्टे डायरेक्शन में उतना ही टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो नहीं रोटेट करेगा, राइट ना? तो बेसिकली वी आर बीइंग आस्क्ड टू कैलकुलेट द टॉर्क व्हिच इज एक्टिंग दूसरे तरीके से. इज दैट ओके? और इसमें क्या हो जाएगा? हमारे फॉर्मूले सारी चीजें वही रहेंगी. आई ए बी साइन थीटा और n रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स के लिए. बस एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो था, चूंकि ये सर्कुलर है तो इट विल बिकम पाई आर स्क्वायर. वहां पर स्क्वायर था तो हमने एल स्क्वायर किया था, ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. n is 30 into pi into 8 centimeter is the radius, so it will become 0.08 का square multiplied by current which is 6 into magnetic field which is 1 Tesla
into theta which is sin theta which is 60 degree. So sin 60 is √3/2. ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बिकम 180 पाई, ये 90 पाई हो जाएगा इंटू √3 इंटू 0.08 इंटू 0.08। अच्छा हाँ ठीक है, 2390 हो गया। So this is 90 pi into √3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट विल बिकम 90 into 0.08 is 7.2। So this will be 7.2 into 0.08 into pi into √3 is the torque vector. Torque 8 16 6 a 8 7 56 57 3.576 into 3.14 into √3 1.732 is tau of 15 days subtracted is 1.7 2.9 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क रहेगा रफली। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी 1.7 के आसपास। तो 1.7 into 1.732 इट विल बी 2.89 होना चाहिए, 2.9 लिया है या 92 रहेगा, कुछ इस रेंज का ही रहेगा। So that is the torque which I need to apply. Would your answer change if the circular coil in A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? No, it will not, क्योंकि एरिया अगर सेम है तो यहाँ पर एरिया का कंपोनेंट इसके बदले वो वाली, but that has the same area as this one, so there won't be any impact on my net value until unless tons and other things are not changed. Is that okay? अच्छा ये 3.19 हो रहा है क्या? 1.732 ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके 3.13 हो रहा होगा मे बी। एक सेकेंड, कैलकुलेटर और 0.576 into 3.14 अच्छा into 1.732, yeah it's coming out to be 3.13। मैं थोड़ा सा गड़बड़ कैलकुलेट कर, this value is approximately 1.8 into 1.732 is 3.13 न्यूटन मीटर। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, देन वी विल कंक्लूड टुडेज लेक्चर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 गॉस। अच्छा, गॉस और टेस्ला में देयर इज सम रिलेशनशिप व्हिच हैज टू बी नोन। ठीक है, गॉस इज बेसिकली TGS यूनिट। वन टेस्ला इज इक्वल टू, ये नोट कर लो एक बार, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। इज दैट ओके? ये बात समझ में आ रही है? GAU और ये कैपिटल G से ये रहता है। तो 3000 गॉस इज इक्वल टू हाउ मच? 0.3 टेस्ला हो जाएगा। Along positive z direction, a rectangular loop of side 10 and 5 centimeter carries a current this. What is the torque on the loop in different cases shown in the figure? ये z के along मेरा फील्ड है और यहाँ पर करंट जो है that is following along these 3 डायरेक्शन।
these directions in the loop which is placed in z and y loop. तो देखो इस वाले आर्म पर कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, इस वाले आर्म पर कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा वो इस पर लगेगा और इस पर लगेगा। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो फील्ड ऊपर की तरफ है, करंट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू, पहले तो फोर्स इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी रहता है, दिस विल गो लाइक दिस। तो फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में लगेगा, अब इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू दिस लेंथ एल इंटू फोर्स। ठीक है, और ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसे घूमेगा, राइट। सो टॉर्क विल बी द लेंथ एल, तो एल क्रॉस एफ हो जाएगा, दैट इज यहां पर आई एल स्क्वायर बी हो जाएगा, एल स्क्वायर इज एरिया, तो आई इंटू एरिया इंटू बी। ठीक है, इतना टॉर्क हो जाएगा हमारा, और ये रोटेट कैसे करेगा, ऐसे। मेकिंग सेंस? सिमिलरली बाकी लूप्स में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक सेकेंड, ये रेक्टेंगुलर है ना 10 और 5, ओह सॉरी, ये एल नहीं होगा, मतलब एल स्क्वायर नहीं होगा, इट विल बी यहाँ पर ये है बी, सॉरी बी नहीं है, स्मॉल बी लिखना पड़ेगा, ब्रेड, ये स्मॉल बी ब्रेड और ये कैपिटल सॉरी स्मॉल एल लेंथ। यहाँ पर आई बी स्मॉल बी रहेगा, और एल एफ के टाइम पर सो इट विल बी स्मॉल एल स्मॉल बी। ठीक है, रहेगा एरिया ही बट स्मॉल एल स्मॉल बी हो जाएगा। इस वाले केस में भी देयर इज गोइंग टू बी अ टॉर्क, इस पर जीरो फोर्स रहेगा, इस पर भी जीरो फोर्स रहेगा, इस पर टॉर्क रहेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स रहेगा, और इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और वैल्यू ऑफ टॉर्क जो रहेगा इट इज गोइंग टू बी द सेम, आई ए इंटू बी, विच इज आई इंटू एल बी इंटू कैपिटल। ये बात समझ में आ रही है? इस एक डायरेक्शन टाइप में पेपर दे देना, और इस तरीके से करेंगे इसको पोजीशन, तो अगेन टॉर्क इज गोइंग टू बी द सेम, आई ए इंटू बी, दैट इज आई एल बी इंटू कैपिटल बी। डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी बिट डिफरेंट। ठीक है, इस बार इस वाले और इस वाले आर्म पर जीरो फोर्स रहेगा, इस वाले आर्म पर इट इज गोइंग टू बी आई एल बी, बी इस डायरेक्शन में, आई एल इस डायरेक्शन में है, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, दिस इज गोइंग टू रोटेट इट लाइक दिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले आर्म पर इधर और इस पर इधर फोर्स लग रहा है, तो दिस थिंग इज गोइंग टू रोटेट लाइक दिस पार्ट इज गोइंग टू कम डाउन, दिस विल rise up, torque is going to be the same, right? ये बात समझ में आ रही समझ है? गया। हाँ, हाँ। इस वाले केस में थोड़ा सा हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। रीजन इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, इस वाले आर्म पे तो जीरो रहेगा, इस वाले पर भी जीरो रहेगा, यहां पर it is going to be like this and force is going to be like this and this। ठीक है, इसको इस तरफ टर्न करेगा, इनफैक्ट यहां पर भी कोई चेंज नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग, बिकॉज ये जो है दिस इज स्टिल परपेंडिकुलर। यहाँ पर ए वेक्टर एरिया, देखो एरिया का नॉर्मल वेक्टर जो है और बी वेक्टर के बीच में एंगल जो है इस कंडीशन में भी 90 डिग्री है। बेसिकली दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स में है, ये वाला किस प्लेन में है, ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में है,
नॉर्मल वेक्टर जो है इस प्लेन में है और बी वेक्टर जो है ये वर्टिकल प्लेन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल अभी भी 90 डिग्री है, इसलिए यहां पर भी टॉर्क जो होगा दैट इज गोइंग टू बी आई एल बी इंटू कैपिटल बी रहेगा। यहाँ पर भी सेम रहेगा और यहाँ पर भी सेम रहेगा। हाँ, डायरेक्शंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो दिया हुआ है, एक में एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है करंट और एक में क्लॉकवाइज करंट दिया हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज जब फ्लो करेगा तो द फोर्सेस फोर्सेस किस किस डायरेक्शन में रहेंगे, इस पर भी फोर्स रहेगा, इस पर भी फोर्स रहेगा, इस पर भी रहेगा, इस पर भी रहेगा। इस पर फोर्स का डायरेक्शन जो रहेगा हमारा दैट इज आई एल बी एल बी। इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा एल बी। इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पर जस्ट अपोजिट रहेगा, अंदर अंदर बाहर से अंदर बाहर से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, इस केस में टॉर्क क्या रहेगा, तो देखो सारे फोर्सेस एग्जैक्टली बैलेंस कर रहे हैं। लाइन ऑफ एक्शन जो है इन फोर्सेस का, दे आर जस्ट अपोजिट, दे आर एक्चुअली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज अलोंग सेम पॉइंट। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट होता तब टॉर्क लगता, बट लाइन ऑफ एक्शन क्या है, दैट इज एग्जैक्टली द सेम, दैट इज इन वन सिंगल लाइन। ठीक है, तो देयर वोंट बी एनी टॉर्क। यहाँ पर टॉर्क जीरो, यहाँ पर भी टॉर्क जीरो, नेट फोर्स भी जीरो रहेगा और टॉर्क भी जीरो रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। हेलो, ऐसा है, इसलिए भी बोल सकते हैं हम टॉर्क जीरो क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो लूप है इसका एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर दैट इज बीइंग पैरेलल टू द बी वेक्टर। ठीक है, सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा ना, दैट विल बिकम जीरो, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। मेकिंग सेंस। तो इन केसेस में हमारा टॉर्क वेक्टर जो हो जाएगा, टॉर्क विल बी जीरो, फोर्स विल बी जीरो एंड टॉर्क विल ऑल्सो बी जीरो। इज दैट ओके? ये कैलकुलेशन समझ में आए थोड़ा सा? यस सर। ओके, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आई थिंक ये वाला तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, एक बार देख लेना 4 नंबर, बट वो हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। जितने भी क्वेश्चंस हैं आई थिंक 20-25 होंगे, ये अगले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, कल आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1:30 इन दैट केस। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, बाय फॉर टुडे।